ठीक है, तो ये पेपर साउथ सेंट्रल रेलवे का है, सिकंदराबाद डिवीजन का। और काफ़ी रिसेंटली ही हुआ है, देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर 26/7/2022 को पेपर हुआ है। तो काफ़ी रिसेंट एग्ज़ाम में ये मान सकते हैं इसको हम लोग। और अच्छा है, मतलब पेपर ओवरऑल मैंने देखा बैलेंस पेपर है, त्रिवेंद्रम की तरह नहीं है जो एक कह सकते हैं कि एलिमिनेशन की तरह लिया गया था। बहुत ही टफ था वो। 20% एलडीसी कोटा का वो भी था, ये भी 20% का ही है। बट इसके ये सिकंदराबाद के पेपर कह सकते हैं कि टेक्नीशियन के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है जेई के तरह सेलेक्ट होने के लिए, तो उस हिसाब से बैलेंस पेपर है ये। मुझे कुल मिला के जब मैंने इसको देखा तो ऐसा ही लगा, है ना। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इसमें सेम ही है, ड्यूरेशन और मार्क्स। देखिए यहाँ पर भी 110 का ही है, तो आप लोग मान के चलें कि अब 110 का ही एग्ज़ाम आपको देना है। उसमें से 10 मार्क्स हिंदी के रहेंगे, मतलब 10% जो है एक तरह से आपको बोनंजा है कि हिंदी के आप अच्छे से करके जाएं तो वो स्कोरिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो हिंदी के तो बिल्कुल कर ही लीजिएगा। और हिंदी के थोड़ा सा क्या होता है, रटना जैसा क्वेश्चन है, बट मेमोराइज हो जाएगा। एक दो बार अगर आप 100 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बैंक अगर कर लेते हैं तो आई थिंक जितने भी सवाल इसमें हिंदी से रिलेटेड पूछे गए हैं वो कोई भी उससे बाहर नहीं है। तो आप हिंदी के सवाल तो कैसे भी कर ही लेना, क्योंकि हो सकता है कि टेलीकॉम में कुछ चीज़ें कभी कभी कन्फ्यूजिंग आ जाती हैं। तो वैसे केसेस में हिंदी आपको एक सहारा देगा स्कोरिंग करने के लिए। ठीक है, बाकी एज इट इज़ है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग भी मान के चलें कि आपके एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा ही रहेगा। 1/3 का जो हिसाब है नेगेटिव मार्किंग का वो यहाँ भी है। यानी सभी एग्ज़ाम में हम देख पा रहे हैं तो लगभग ऑलमोस्ट पैटर्न वही रहने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लूँ। शुरुआत ही है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग से ही पकड़ लिया यहाँ पर जीएसएमआर वाला जो टॉपिक है हमारा, एमटीआरसी वाला टॉपिक। तो पहला जो सवाल है वो जीएसएमआर और कह सकते हैं कि एमटीआरसी वाला जो हमारा इरिसेट का नोट्स है उससे आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर पढ़ेंगे तो, है ना। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एलडीसी वगैरह में भी ये आता है। इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में कि रीजन्स फॉर यूजिंग सेक्टर्ड एंटीनाज। तो सेक्टर्ड एंटीना कहाँ इस्तेमाल होता है? जीएसएम यानी सेलुलर सर्विसेज जहाँ पर होती हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन, वहाँ पर सेक्टर्ड एंटीना की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो क्यों होती है? बहुत सारे एंटीना होते हैं, उसमें से सेक्टर्ड एंटीना की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, उसको हम लोग सीसीआई बोलते हैं। सीसीआई यानी कि को चैनल इंटरफेरेंस। ये एक तरह का कह सकते हो कि ये प्रॉब्लमेटिक थिंग है, एरर थिंग है, जिसको हम लोगों को ओवरकम करना पड़ता है अपने सेलुलर कम्युनिकेशन में। और जो सेलुलर जियोमेट्री जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें इस खास तरह के एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो प्रॉब्लम है सीसीआई जिसको बोलते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस, इसको रिड्यूस किया जाए। और साथ ही साथ जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसको इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो ये सेक्टर्ड एंटीना का मेन पर्पस ही है जो कि को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जाए और सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो बी है हमारा, ये यहाँ पर आंसर होगा। सेक्टर्ड एंटीनास रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस एंड इम्प्रूव द मीन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, है ना। सेलुलर ज्योमेट्री अगर आप इरिसेट का नोट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सेलुलर ज्योमेट्री कैसी होती है ना। जैसे आप मैं दिखाता हूँ आपको सेलुलर ज्योमेट्री जो है ना, ये जो सेल के फॉर्म में इस तरीके से हमारे जो भी बीटीएस टावर वगैरह लगते हैं तो इस तरह के सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पूरा बंच है या जो बंडल आप देख रहे हैं सेल्स का, इसको हम लोग क्लस्टर कहते हैं, है ना। ये जो हेक्सागोनल फॉर्मेट में जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स, ये सब बोलते हैं सेल। और ये हम लोगों का जो बीटीएस होता है इसके सेंटर पर एस्टेब्लिश किया जाता है, बीटीएस टावर जिसको बोलते हैं। और वहीं से फिर ये सारी ज्योमेट्री डेवलप होती है कि सिग्नल किस तरीके से और कैसे मेंटेन की जाए।
अब सीसीआई क्या है? सीसीआई का मतलब ये होता है कि एक ही चैनल को अगर दो ट्रांसमीटर्स यानी रेडियो ट्रांसमीटर्स एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे डेवलप होने वाला इंटरफेरेंसेस, मतलब सिंगल सेम चैनल को अगर दो मान लो रेडियो स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो इंटरफेरेंसेस क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंसेस। और उसी को दूर करने के लिए जो सेक्टराइज जो एंटीना इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो इंटरफेरेंसेस हैं उसको हम लोग कम से कम कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये जो पेज है इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बड़े यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे एक तो सेक्टर एंटीना के बारे में मैंने बताया कि को चैनल इंटरफेरेंसेस को रिड्यूस किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या जीएसएम सर्विसेज में फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू रीयूज द फ्रीक्वेंसीज? यस और नो? फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या रीयूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब होना चाहिए कि हाँ बोलो। हाँ, इसमें रीयूज फैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर्स के हिसाब से ये डिसाइड होता है, लेकिन रीयूज कर सकते हैं, है ना। एक फंडामेंटल रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी को रीयूज किया जाता है जीएसएम में, और रीयूज करने के लिए जो ये जो सेल्स मैंने ऊपर में दिखाए हैं उसमें सेम फ्रीक्वेंसी को हम लोग या सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल कर सकते हैं एटलीस्ट 2 सेल्स अवे। यहाँ पर जो ये लाइन जो लिखी है ना, ये वाला एज इट इज क्वेश्चन सवालों में आते हैं कि जब हम लोग चैनल फ्रीक्वेंसी को अगर रीयूज करेंगे तो कितने सेल्स के बाद इसको रीयूज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 सेल्स अवे यानी 2 सेल के बाद हम जो चैनल फ्रीक्वेंसीज को रीयूज कर सकते हैं, और इंटरफेरेंसेस ना हो इसके लिए हम लोग सेक्टराइज्ड एंटीना इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा लाइन एक बार रखिएगा ध्यान में। और यहीं पर देखो ये और भी ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो 1-2 पैराग्राफ यहाँ पे जो दिया हुआ है ये अपने काम का है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते भी हैं। और पेज नंबर याद रखिएगा, 12 नंबर पेज है, 12 एंड 13 में ये चीज़ें मेंशन है, फ्रीक्वेंसी रीयूज का और सेलुलर ज्योमेट्री के संदर्भ में यहाँ पर मेंशन है। तो 3-4 क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हो कि सेक्टराइज्ड एंटीना क्यों इस्तेमाल करते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए और सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इनहेंस करने के लिए यानी इंक्रीज करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सकते हैं बट 2 सेल्स के बाद यानी 2 सेल्स अवे हम लोग सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेल में विद इन द क्लस्टर्स। ठीक है, अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर अब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन कभी कभी राइज होते हैं। जो रीयूज फैक्टर है, हायर रीयूज फैक्टर, लोअर रीयूज फैक्टर, हम किस केस में कैसे कर सकते हैं, नियरर के केस में क्या होगा, फार एंड के केस में क्या होगा, तो इससे एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है ना। चलिए, ये जो डॉट डॉट जो देख रहे हो ना, यही बीटीएस लोकेशन है। ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है मतलब ऑन द एट द सेंटर ऑफ द सेल हमारा बीटीएस टावर प्लेस्ड होता है। ये जो डॉट डॉट जो देख रहे हैं ना, यहीं पे। चलिए फिलहाल के लिए तो यही रखते हैं, अदरवाइज सेशन लंबा हो जाएगा। तो सेलुलर ज्योमेट्री में सेक्टराइज्ड एंटीना का थोड़ा बहुत मैंने बताया, बाकी डिटेल में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेलुलर ज्योमेट्री के अनुसार यानी सेलुलर ज्योमेट्री में को चैनल रीयूज रेशियो, को चैनल रीयूज रेशियो किसको कहते हैं, D/R को। अब ये D/R क्या होता है, आप वापस फिर उसी थ्योरी में जाना पड़ेगा, बट फिलहाल एक फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो है D/R = √3n। तो ये फार्मूला वहाँ पर √3 × n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स। जैसे आप इस नोट्स में वापस सेलुलर ज्योमेट्री पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये 7 सेल क्लस्टर शेप है, देख रहे हैं, इसमें 7 सेल्स हैं, एक साथ यहाँ पर 7 सेल हैं। आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग D/R निकालेंगे तो कितना निकलेगा, √3 × 7। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 × 7, तो लगभग 4.6 जैसा वैल्यू आपको
निकल के आएगा, है ना। यहाँ पर 4.6 निकल के आएगा, ये दिखा है ना यहाँ पर D/R जो है 4.6 है। तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर में इस तरीके का बना हुआ है, बट जनरली जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दी सेल्स आर जनरली ग्रुप्ड इन 4, मतलब सेल जो होंगे या तो 4 वाले होंगे या तो 7 वाले होंगे, यानी जो क्लस्टर हम बनाएंगे वो इस तरीके से या तो 4 वाले होंगे या 7 वाले होंगे या 12 वाले होंगे या 21 वाले होंगे। दिस ग्रुप्स आर बेटर नोन एज क्लस्टर्स, मतलब ये जो आप इस तरीके का जो शेप देख रहे हैं सभी सेल्स को मिलाने के बाद जो एक बंडल जो आपको दिख रहा है, ज्योमेट्री जो दिख रही है, इसको क्लस्टर बोलते हैं, है ना। तो ये उसके एक यहाँ पर दिया गया है कि जो ग्रुपिंग की जाएगी वो 4 सेल्स का किया जाएगा या 7 का किया जाएगा या 12 का किया जाएगा या 21 का किया जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम उसी सेल्स में कैसे इस्तेमाल करें, इसी चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इस टॉपिक में, इस पेज के ऊपर। चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं क्वेश्चन के पास। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, D/R इक्वल्स टू √3 इंटू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स। 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है n की जगह पे। तो कभी फॉर्मूला के ऊपर अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 3-4 नंबर ऑफ सेल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ग्रुपिंग इतनी की हुई होती है, 4 तरह के। यूनिवर्सल इमरजेंसी कम्युनिकेशन ऑपरेट्स ऑन विच फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो यूवीसी कम्युनिकेशन हमारा यूवीसी, उसमें ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं, है ना। 146.2 से 151.45 मेगाहर्ट्ज और 159.6 से 162.45 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें जो आंसर होगा आपका बोथ होगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या था, ये इसमें मैं टिक लगा देता हूँ एक बार D/R वाले में, तो ये हो गया। तो इसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज होती हैं यूनिवर्सल इमरजेंसी कम्युनिकेशन। ये पहले कभी वेस्टर्न रेलवे में चला करता था, बड़ौदा से अहमदाबाद के बीच में, बट अभी फिलहाल इसको लिफ्ट अप कर लिया गया है, ये अब नहीं चल रहा है। पहले चलता था एक ज़माने में, यूवीसी इस्तेमाल होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। फ्रीक्वेंसी अलॉटेड फॉर टेट्रा। अब टेट्रा का फुल फॉर्म याद है किसी को? क्या है? टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो। तो फुल फॉर्म भी देखते चलिए साथ में, फुल फॉर्म भी आता ही है, कहीं ना कहीं पूछ ही देते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो जो है, उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कौन सी है? ये वाली है। तो ये हम लोग वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं टेट्रा में। तो ये देखिए कुछ कुछ है, जैसे जीएसएम है, जीएसएम का देख लीजिएगा, और टेट्रा का एक फ्रीक्वेंसी बैंड देख लीजिएगा, अप लिंक के लिए, डाउन लिंक के लिए। फिर उसके बाद हो जाता है MTRC। तो अब जनरली क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं MTRC के पूछते हुए। LTE का देखा मैंने, LTE का पूछता है ना। 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसका 703 से लेके 803 के बीच का स्पेसिंग है उसमें, मतलब बैंड बनता है। तो वो एक बार देख लीजिएगा, है ना, LTE का। तो GSM, टेट्रा और LTE तीनों का आप अपलिंक एंड डाउनलिंक बैंड देख के जाइएगा, ठीक है। BTS को क्या बोलते हैं? बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ट्रांसीवर स्टेशन, गुड। बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। अब उसमें बेस ट्रांसीवर स्टेशन में ट्रांसीवर तो है ही, पावर एम्पलीफायर भी रहता है और कंबाइनर एंड डुप्लेक्सर्स भी होते हैं। तो किसी भी BTS में ये तीनों कंपोनेंट रहते हैं, इसीलिए जो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन में ये तीनों होते हैं। ट्रांसीवर भी होता है, यानी ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, उसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं ट्रांसीवर्स। पावर एम्पलीफायर भी होता है, कंबाइनर एंड डुप्लेक्सर्स भी होता है।
छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए वो भी सेम इसी जीएसएम टॉपिक से उठाया गया है। द सब्सक्राइबर रिलेवेंट डेटा आर केप्ट इन अ डेटाबेस कॉल्ड होम लोकेशन रजिस्टर HLR। सब्सक्राइबर का जो डेटाबेस, जो सब्सक्राइबर से रिलेटेड जो भी डेटा हैं वो HLR डेटाबेस में स्टोर रहते हैं क्या? तो होम लोकेशन रजिस्टर में ही स्टोर होता है ना? तो ये इसका जो आंसर है वो है ट्रू। अब यहाँ पे VLR अगर कहता विजिटर लोकेशन रजिस्टर तो फिर फॉल्स हो जाता। हाँ, वो विजिटर का मतलब कहने करते हैं कि जब रोमिंग में हम रहते हैं तो वहाँ पर हम लोगों का जो रजिस्टर इस्तेमाल होता है डेटाबेस के लिए वो होता है ड्यूरिंग द रोमिंग, मतलब जो रोमिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए VLR इस्तेमाल होता है। जो पेरेंट सब्सक्राइबर हैं उनके लिए HLR इस्तेमाल होता है। तो सब्सक्राइबर दो तरह के होते हैं, एक लोकल सब्सक्राइबर होते हैं यानी जो पेरेंट सब्सक्राइबर होते हैं, और एक विजिटर होते हैं यानी रोमिंग वाले होते हैं। तो रोमिंग वालों का जो रिकॉर्ड डेटाबेस है वो है VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर, और जो लोकल सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पेरेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए HLR है होम लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, तो अब देखिए एक और आगे क्वेश्चन आ रहा है, GSM आर्किटेक्चर और GPRS से रिलेटेड है 7th नंबर। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है किसके साथ में? GPRS इनटू द एग्जिस्टिंग GSM आर्किटेक्चर, यानी जो 2G है हमारा एग्जिस्टिंग 2G जो GSM आर्किटेक्चर है उसके साथ में GPRS को भी लेके आ रहा है। तो GSM और पैकेट मतलब सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग सबको मिला के अगर इंटीग्रेशन करना है तो न्यू क्लास ऑफ नेटवर्क नोड्स वो कौन से होंगे जिनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? तो दो तरह के यहाँ पे डिवाइसेस हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, एक PCU को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक गेटवे सर्विंग नोड जो होता है, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, GGSN बोलते हैं, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, है ना। ये दो तरह के नेटवर्क नोड्स हम लोग वहाँ पर एडअप करते हैं जिससे कि वो GSM से GPRS के साथ में, GSM तो है ही, वो GPRS सर्विसेज के साथ भी कंबाइंड हो जाए, है ना। तो आई थिंक मेरे पास एक था कुछ डायग्राम टाइप का, ये मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपका PCU है, ये वाला, ये ऊपर में जो पैकेट कंट्रोल यूनिट है PCU, इसको इस SGSN और GGSN के साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये दो तरह के नोड हैं जो आपके GPRS नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने का जो तरीका है, SGSN नहीं दिया हुआ है ना, SGSN भी दे सकता था, बट यहाँ पे चूंकि बोथ वाला एक ऑप्शन मुझे सही लगा कि दोनों का इस्तेमाल होता है, A और C, यानी GSM नेटवर्क की तरफ PCU का इस्तेमाल होता है और GPRS यानी जो हमारा डेटा सेंटर की तरफ से अगर ये मान लीजिए कि इंटरनेट और इसके साथ जुड़ना है तो GGSN की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये PCU आपके BSS साइड में हो गया, यानी जो BTS हमारा BSC साइड है उधर की तरफ हो गया, और GGSN हमारे पैकेट गेट, जो पैकेट स्विचिंग के लिए जो गेटवे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए, वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो दो नोड ये जो हैं इंटीग्रेशन के साथ में हम लोग GSM और GPRS को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो बोथ A एंड C ऑप्शन आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। द फ्रीक्वेंसी अलॉटेड बाय WPC वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन VHF फॉर इंडियन रेलवेज। अभी फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज हो गया है, अभी का फ्रीक्वेंसी बैंड क्या हो गया है? 146.2 to 167.9 मेगा। हाँ, तो फिलहाल के लिए तो ये नहीं है यहाँ पर ऑप्शन, तो ये वाला भी चलेगा, बट ऑलमोस्ट सब जगह धीरे धीरे ये बदलने वाला है क्योंकि हम लोग 174 तक नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग 167.9 तक ही पहुँच रहे हैं हमारे जो अलॉटमेंट से। चलिए, तो यहाँ के लिए फ़िलहाल तो ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, मोबाइल स्टेशन जिसको शॉर्ट में MS कहते हैं, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। तो एक MS में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है इस फोटो में, थोड़ा सा इसको छोटा करूँ या स्लाइड करूँ, आपको तो दिख नहीं रहा होगा ना, लेकिन
डायग्राम नहीं दिख रहा है ना पूरा। एमएस में चलो ठीक है कोई बात नहीं, फोटो बढ़ा है थोड़ा। तो मोबाइल स्टेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक मोबाइल इक्विपमेंट होता है और उसके साथ में सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम कार्ड हम लोग लगा देते हैं, है ना। तो एक मोबाइल स्टेशन में दो चीज़ें होती हैं, मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम कार्ड। यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल इक्विपमेंट तो है जिसमें IMEI नंबर चल रहा है, प्लस सिम भी जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नंबर उसमें डाला हुआ है, दोनों मिलके मोबाइल स्टेशन बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन मानेंगे कि ये आपका है मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब सी ऑप्शन जो है ना, इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, BTS प्लस BSC को क्या बोलते हैं, BSS बोलते हैं। ठीक है, ये जो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना तो इसको बोलते हैं BSS, बेस स्टेशन सब सिस्टम। जैसे मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सिम को मिला दिया तो बन गया MS मोबाइल स्टेशन। वैसे ही BTS जो BTS टावर होते हैं उनको और जो BSC है उनको अगर हम लोग इंटीग्रेट करके पूरा इस मॉड्यूल को हम लोग BSS बोलते हैं। यहाँ पे जो आपने फोटो देखा ना, जितने भी ये हमारे BTSS हैं उसको अगर BSC के साथ में अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो उस पूरे को हम लोग बोलते हैं BSS बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 10 नंबर। चलते हैं आगे, ये भी GSM का ही क्वेश्चन है। देखिए वापस 10 क्वेश्चन GSM से पूछ दिए इनने घुमा फिरा के। GSM 900 बैंड। अब GSM के लिए 3 बैंड होते हैं, इसमें अगर आप ढंग से देखोगे तो चलो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे GSM के 3 बैंड की जिक्र दिए गए हैं, आई थिंक आगे होगा। एक मिनट, 1900 बैंड है। देखो ये 3 तरह के GSM के बैंड हैं। GSM 900 में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जो 890 से 915 और 935 से जो 916 का जो हम लोग रेंज पढ़ते हैं वो तो 900 वाला बैंड का हो गया। लेकिन इसके अलावा 2 बैंड और हैं, GSM 1800 और GSM 1900, ये भी 2 बैंड हैं। तो ये जो पैराग्राफ है आप इसको मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन रहता ही है ना। GSM 900 बैंड में जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी किसके किसके बीच में, मोबाइल स्टेशन से BTS के बीच में, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड BTS से मोबाइल स्टेशन के बीच में, है ना। 890 से 915 ये हमारा अपलिंक फ्रीक्वेंसी है, जो मोबाइल यानी हमारे मोबाइल इक्विपमेंट से, मोबाइल हैंडसेट से BTS के बीच में काम करता है। और जो 935 से 960 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो डाउनलिंक के लिए इस्तेमाल होता है, वो BTS टावर से मोबाइल के बीच में। तो देखिए फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है, डाउनलिंक में ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी किस में कम है, अपलिंक में कम है। यानी मोबाइल से BTS टावर की तरफ जो हमारा जो बैंड जो अलॉटेड है वो है अपलिंक का, और जो BTS से मोबाइल के बीच में जो हमारी जो डाउनलिंकिंग हो रही है वो है 935 से 960 वाला जो ज़्यादा है। तो ये कम वाला अपलिंक होगा, ज़्यादा वाला डाउनलिंक होगा। इससे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो चैनल जो ड्यूप्लेक्स स्पेसिंग है वो 45 मेगाहर्ट्ज का होता है ट्रांस एंड रिसीव का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन यानी फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में काम कर रहे हैं मोबाइल में। और उसमें जो स्टार्टिंग बैंड है जैसे 890 है, और यहाँ पर जो डाउनलिंक के लिए जो स्टार्टिंग है वो है 935 है। तो दोनों का जो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 45 मेगाहर्ट्ज निकल के आएगा, है ना। तो ये इसके ऊपर भी हमने 1-2 बार देखा है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं पे कि जो बैंड स्पेसिंग है, बैंड का जो डिफरेंसेस है हमारे डाउनलिंक एंड अपलिंक के, वो कितने मेगाहर्ट्ज का है। तो यहाँ पे 45 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है।
ठीक है, ओके। और जो चैनल स्पेसिंग है, चैनल स्पेसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो है 200 किलो हर्ट्ज। तो ये 3-4 पैरामीटर हैं जो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना कि डाउनलिंक और अपलिंक के बीच में जो बैंड का जो स्पेसिंग रखा गया है वो 45 मेगाहर्ट्ज है और चैनल स्पेसिंग 200 किलो हर्ट्ज है। और जो बैंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड अपलिंक की या डाउनलिंक की, उसमें 140 अवेलेबल आरएफ चैनल्स, 124 अवेलेबल आरएफ चैनल्स होंगे, है ना। तो 3-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। एक तो फ्रीक्वेंसी बैंड तो हो ही गया, है ना। डुप्लेक्स स्पेसिंग जो है वो हमारी 45 मेगाहर्ट्ज है। कहाँ से कैलकुलेट होता है मैंने बताया, 890 से 935 के बीच में 45 मेगाहर्ट्ज का गैप है, उसको डुप्लेक्स स्पेसिंग बोलते हैं। और जो अंत वाला भी देखो कैलकुलेट करके 915 से 960, लेकिन 890 से 915 के बीच में 124 चैनल बनेंगे और 935 से 916 के बीच में, 960 के बीच में भी 124 चैनल बनेंगे। हर चैनल के बीच में 200 किलो हर्ट्ज का सेपरेशन रहेगा। यानी एक बैंड में 124 कह सकते हैं कि यूजर्स फुल डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन कर पाएंगे। 124 चैनल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शंस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? जी हाँ सर। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरे लिए अगर अपलिंक की फ्रीक्वेंसी 890 अगर असाइंड हो रही है तो मेरे लिए डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी असाइंड होगी कितनी, 935। जी सर। ठीक है, 200 किलो हर्ट्ज का एक स्पेसिंग मेंटेन होगा। फिर उसके बाद एक और चैनल क्रिएट होगा। उसके लिए जो मान लीजिए कि जो अलॉटमेंट फ्रीक्वेंसी होगी 819 से बाद वाला, 890 से 890 के बाद वाला, तो उधर भी 935 के 200 किलो हर्ट्ज के स्पेसिंग के बाद एक जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रिसीव के लिए इस्तेमाल होगी। और 890 के बाद जो 200 किलो हर्ट्ज का जो बाद का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ट्रांसमिट के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। तो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शंस के लिए ये इस तरीके से 200 किलो हर्ट्ज का गैप देके जो फ्रीक्वेंसी आएगी, चाहे वो 890 के बाद हो और 935 के बाद हो, तो ये पेयर में चलता है ना, पेयरिंग में चलता रहेगा। तो आपके जो मोबाइल में जो आप बातचीत कर रहे हो वहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है, F1 F2, लेकिन वो F1 जो होगी वो 890 से 915 के बीच का हो गया और F2 जो होगा वो 935 से 960 के बीच का हो गया। और ऐसे ऐसे 124 चैनल क्रिएट होंगे, मतलब 124 लोग साइमल्टेनियसली लेन देन इंफॉर्मेशन का जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। अब उसमें से जो फ्री होगा वो फिर किसी और को मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा स्पेक्ट्रम यानी जो मैक्सिमम जो यूजेबल फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड्स, वो मल्टीपल यूजर्स को हैंड ओवर होती रहती हैं और ये चलता रहेगा। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इससे 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। या तो फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या तो डुप्लेक्स स्पेसिंग जो है 45 हर्ट्ज का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। और ऐसा नहीं है, जब टेट्रा पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपका यही गैप, इस तरीके का ही गैप वहाँ पे जब दिखेगा तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर क्या गैप रहता है। यहाँ पे 45 मेगाहर्ट्ज का है तो टेट्रा में क्या गैप रखते हैं और एलटी में क्या गैप रखते हैं। और ये वाला स्पेसिंग वाला जो चैनल स्पेसिंग का जो मैंने यहाँ पे बताया, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा हम लोगों को कुछ सीखने को मिला। GSM 900 बैंड में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 935 से 960 मेगाहर्ट्ज क्या अपलिंक के लिए इस्तेमाल होता है MS2 BTS, और 890 से 915 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक के लिए इस्तेमाल होता है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज़ को देख लिया है कि नहीं, छोटा वाला जो फ्रीक्वेंसी है बैंड है वो अपलिंक के लिए होता है और बड़ा वाला डाउनलिंक के लिए होता है। तो डाउन हमेशा डाउनलोड कहाँ से हो रहा है, BTS टावर से। कहाँ हो रहा है, मोबाइल स्टेशन की तरफ हो रहा है। यानी ये जो सीक्वेंस दिया है ये गलत है, यानी 10 का जो B है वो हमारा आंसर होगा। अगर ये उल्टा कर देता ना, जैसे MS to BTS लिखा है, इसको अगर BTS to MS कर देता तो सही होता, बट वो डाउनलिंक की जगह पे अपलिंक होना चाहिए था।
है ना। तो हम लोग हमेशा डाउनलोड जब करते हैं तो BTS की पावर हमारी तरफ आ रही है, और जब हम लोग अपलोड करते हैं यानी हमारा पावर BTS की तरफ जा रहा है, यानी हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो BTS की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर हो गया। यहाँ तक आपका GSMR से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी थे वो अच्छे क्वेश्चंस थे, जो आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब पैसेंजर एमिनिटीज के ऊपर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, NSG1 नॉन सबर्बन ग्रुप कैटेगरी नंबर 1। तो मतलब NSG तो खुद ही कैटेगरी है, बट उसमें जो सब कैटेगरी है NSG की वो है NSG की सब कैटेगरी नंबर 1। उसके अंतर्गत आने वाले स्टेशंस क्या कौन से माने जाएंगे? क्योंकि किसी भी जो कैटेगरी को हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि दो तरह से बांटा जाता है, अर्निंग के हिसाब से और पैसेंजर के फुटफॉल के हिसाब से, है ना। तो एक हमारे पास में रेलवे बोर्ड का लेटर है कि हम किसको NSG1 में माने, किसको NSG2 में माने। हमने पहले भी इसको चर्चा कर लिया है कि जिस स्टेशन की अर्निंग 500 करोड़ से ज़्यादा होगी उनको हम लोग NSG1 की श्रेणी में रखेंगे, या 20 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर अगर हैंडल करता है वो स्टेशन तो वो NSG1 की क्राइटेरिया में यानी कैटेगरी में शामिल होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो सवाल पूछ रहा है NSG1 स्टेशन मीन्स द अर्निंग्स, तो इन द सेंस ऑफ अर्निंग, है ना। दो तरह का कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, या तो अर्निंग के क्राइटेरिया के हिसाब से फॉलो करे या तो पैसेंजर काउंटिंग के हिसाब से फॉलो करे, पैसेंजर के फुटफॉल के हिसाब से। तो 500 करोड़ से ज़्यादा अगर हम कमा रहे हैं जिस स्टेशन पे, उसको हम लोग NSG1 में शामिल करेंगे। ठीक है, 500 के बाद नेक्स्ट क्या है कैटेगरी है, 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच वाला, वो NSG2 है। तो इस तरीके से ये एक एक करके कम होता जा रहा है। थोड़ा सा इसको भी मेमोराइज करना पड़ेगा कि कितने करोड़ कितने लोग, उसके हिसाब से कौन सी कैटेगरी। तो ये एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप NSG1 का देख लेना, SG1 का देख लेना और HG1 का देख लेना, है ना। तो देखो NSG1 का तो हमने देखा मोर देन 500 करोड़, SG1 का मोर देन 25 करोड़, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग हो रही है तो वो SG1 कैटेगरी है, और 50 लाख से ज़्यादा अगर अर्निंग हो रही है तो वो HG1 हार्ट ग्रुप सब कैटेगरी नंबर 1 में शामिल होगा। तो सबसे छोटी जो हार्ट ग्रुप है उसमें 50 लाख से ज़्यादा, जो सबअर्बन कैटेगरी है वो 25 करोड़ से ज़्यादा है तो SG1 कैटेगरी हो गई, वो हमारी SG1 हो गई श्रेणी। और अगर 500 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो NSG1 हो गया। तो ये 3 क्राइटेरिया ही देखा मैंने कि क्वेश्चन घूम फिर के आए हैं, और फुटफॉल के ऊपर भी आए हैं। तो फुटफॉल में थोड़ा सा याद रखिएगा NSG1 और SG1 और HG1 तीनों के हिसाब से। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में, और बीच में एक दो बार देख लीजिएगा। चलिए, WLL से क्वेश्चन है, वायरलेस लोकल लूप सिस्टम इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या होते हैं। तो कॉर्डलेस सिस्टम होता है, पता ही है, वायरलेस लोकल लूप में हमारा कॉर्डलेस सिस्टम तो है ही। प्रोप्राइटरी फिक्स्ड रेडियो एक्सेस भी है, वो ऑलरेडी हमारे पास में वहाँ पे एंटीना है, और बेस यानी जो लाइन ऑफ साइट के हिसाब से हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है बेस के साथ में, यानी कहीं एंटीना लगी हुई है, रेडियो एक्सेस हो रही है वहाँ से, तो ये फिक्स्ड रेडियो एक्सेस तो हो ही रही है। एक फिक्स सेलुलर सिस्टम भी होता है वहाँ पे, मैंने सब्सक्राइबर यूनिट भी होता है, FSU बोलते हैं उसको, फिक्स सब्सक्राइबर यूनिट। तो ये सब होते हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, कॉर्डलेस तो है ही, रेडियो एक्सेस भी हो रहा है, और सेलुलर सिस्टम जो है वो इंक्लूड हो ही रहा है उसके साथ में। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इंक्लूडेड हैं WLL में, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। 30 नंबर है, ये पहले भी हम लोगों ने किसी टॉपिक में किया हुआ है जयपुर वाले पेपर में, कि इनमें से किसको हम लोग सही माने, जो किसी स्ट्रक्चर या फॉर्मेट, किसी डेटा के फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म है या जो तरीका है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स को बोलते हैं जो डाटा के फॉर्मेट को या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सिंटेक्स हो गया यहाँ पर।
40 नंबर, विच एरर डिटेक्शन मेथड इन्वॉल्व्स पॉलिनोमियल्स। तो देखिए ये भी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल्स एरर डिटेक्शन के 3 मेथड होते हैं, है ना। एरर डिटेक्शन का 3 मेथड कौन सा है, एक सीआरसी है, एक सिंपल पैरिटी चेक है और एक चेकसम है। तो 3 तरह के एरर डिटेक्शन मेथड इस्तेमाल होते हैं। जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सीआरसी में इस्तेमाल होते हैं, साइकिल रिडंडेंसी चेक जिसको बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, वो हमारा सीआरसी है ना, उसमें पॉलिनोमियल्स इस्तेमाल होता है। अगर है ना, अगर इस तरीके का शब्द कहीं लिखा हो, वन रिडंडेंट बीट पर डेटा यूनिट, तो इस तरीके का अगर शब्द कहीं लिखा हो तो समझ जाइए कि वो सिंपल पैरिटी चेक के लिए कहा जा रहा है ना। शब्द पकड़िएगा, है ना। जब पॉलिनोमियल लिख रहा है, पॉलिनोमियल कह रहा है, तो वो सीआरसी है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वाला जो मेथड है एरर डिटेक्शन का, उसकी बात की जा रही है। लेकिन जब वन रिडंडेंट बिट पर डेटा यूनिट इस तरीके का शब्दावली इस्तेमाल की गई है, तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल पैरिटी चेक के लिए इस्तेमाल किया गया है ना, वन रिडंडेंट बिट पर डेटा यूनिट। और अगर इस तरीके का शब्द कहीं लिखा हो, वंस कम्प्लीमेंट, है ना, वंस कम्प्लीमेंट अरिथमेटिक अगर लिखा हो, वंस कम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, तो आप समझ जाइए कि ये चेकसम के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो 3 तरह के डिटेक्शन मेथड्स हैं, उसमें से ये तीनों शब्द याद रखिएगा, है ना। वंस कम्प्लीमेंट अरिथमेटिक जो हमारा मेथड है, वो एरर डिटेक्शन मेथड, वो चेकसम है। वन रिडंडेंट बिट पर डाटा यूनिट वाला जो अगर कहीं पर टर्म्स इस्तेमाल किया गया है, तो सिंपल पैरिटी चेक के लिए, और पॉलिनोमियल सीआरसी के लिए। अब एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि जो सीआरसी एरर डिटेक्शन मेथड है वो किस लेयर में इस्तेमाल किया जाता है इथरनेट फ्रेम के संदर्भ में, है ना। तो एक शब्द अगर जैसे ही इथरनेट फ्रेम लिखा मिल गया आपको और सीआरसी मिल गया, तो फ्रेम शब्द कहाँ सुना था आपने, कौन से लेयर में, लेयर 2 में। तो देखिए कैसे सवाल पकड़े जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इथरनेट फ्रेम में सीआरसी एरर डिटेक्शन मेथड किस लेयर में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही फ्रेम देखा आपने, इथरनेट फ्रेम देखा आपने, वैसे ही समझ जाइए कि यहाँ पर लेयर 2 की बात हो रही है। तो लेयर 2 में ही हम लोग सीआरसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मिलता जुलता सवाल आपको यहाँ से कवर अप हो गया। तो सीआरसी में हम लोग पॉलिनोमियल का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, और सीआरसी एरर डिटेक्शन चेकिंग मेथड जो है वो लेयर 2 में इस्तेमाल होता है। किस अंदर में होता है, इथरनेट फ्रेम में, वो सीआरसी चेकिंग के लिए होता है। और इथरनेट फ्रेम लिख दिया मतलब समझ जाओ वो डेटा लिंक लेयर है, लेयर 2 है। चलिए, तो ये वाला याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर है आईपी एड्रेस से मिलता जुलता सवाल है, ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है किसी दूसरे एग्जाम में। क्या होगा, 18.250.31.14 और उसका सबनेट मास्क दिया हुआ है 255.255.0.0, यानी ये क्लास बी की तरह इसको बताने की कोशिश की गई है। इसका जो सब नेटवर्क एड्रेस होगा वो इसके नेट आईडी, यानी ये जो नेट आईडी है 18.250 इतने तक को हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे, इसलिए जो सबनेट एड्रेस होगा वो हमारा होगा 18.250.0.0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ऑक्टेट लिए हैं 250 255 का, इसलिए हमारा जो कह सकते हैं कि जो सबनेट आईडी बनेगा, सबनेट एड्रेस जो बनेगा वो सिर्फ 2 ही ऑक्टेट लेने हैं, तो इसलिए 18.250 हमारा सबनेट नेटवर्क एड्रेस बनेगा यहाँ पे। ये सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, आपने पहले भी 2 पेपर में देख रखा है, यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। 60 नंबर भी पूछा हुआ है, ऑलरेडी हमने जयपुर वाले पेपर में इसको किया हुआ है।
मोडेम पेयर, मोडेम पेयर हो गया, मतलब पेयर में मोडेम इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैन कनेक्टिविटी ऑन द लीज लाइंस, तो कौन सा होगा, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, जरा बताओ जरा कौन सा होगा। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस नहीं, सिंक्रोनस वाला जो मॉडेम पेयर है हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कभी आपने G703 और V35 कनेक्ट किया है? क्या उसको सिंक कराने की जरूरत पड़ती है? हाँ जी हाँ सर। कुछ याद आया? हाँ सर, आ गया। तो सवाल पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है। हम लोगों को बिना सिंक्रोनाइज किए कुछ काम नहीं हो सकता, चाहे आप बैटरी का मॉडेम लगा लो, चाहे सिग्नस का लगा लो, V35, G703 या कोई भी डैक्स का है, जिसका भी अपने मॉडेम इस्तेमाल करते होगे फील्ड में, वो उसको सिंक्रोनाइज कराना जरूरी है। तो सिंक्रोनाइज है मतलब सिंक्रोनस है, सिंपल सी बात है, उससे भी आप पकड़ लेते हो। सिंक का उसमें बल्कि LED भी होती है, और एक तरफ V35 है, एक तरफ G703 है, तो जाहिर सी बात है सिंक कराना पड़ रहा है, तो हमारा सिंक्रोनाइज लाइन हो गई। और वैन कनेक्टिविटी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हमेशा बाहर जाने के लिए ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ राउटर है, एक तरफ E1 है, बीच में हमारा ये दोनों मॉडेम पेयर आ गया, तो हम वैन कनेक्टिविटी तो बना रहे हैं एक राउटर से दूसरे राउटर को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, बहुत सिंपल है, DSLAM। और DSLAM का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, क्या होना चाहिए इसमें? लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, यही है जो सही दिख रहा है ना, क्योंकि सब में तो पूरा लिखा भी नहीं है, तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। किसी में ए गैप है, किसी में एस गैप है। ठीक है, चलिए 18 नंबर है, ए लॉजिक गेट कैन हैव। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा एक ही होगा। तो वन और मैनी इनपुट्स आर पॉसिबल बट ओनली वन आउटपुट इज मैंडेटरी या रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर लॉजिक गेट में मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, बट सिर्फ एक आउटपुट होगा, है ना। यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? NAND और NOR। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछते ही रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। यूनिवर्सल गेट्स, NAND एंड NOR, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद NAND के बारे में पूछा हुआ है कि NAND इज इक्विवेलेंट टू विच वन? AND गेट प्लस OR गेट, क्या ये NAND गेट के बराबर है, या AND गेट प्लस NOR गेट के बराबर है, या AND गेट प्लस NOT गेट के बराबर है? C होगा। AND के साथ में हम लोग NOT को जोड़ के NAND बनाते हैं, AND प्लस NOT इज इक्वल्स टू NAND। अगर ये NOR होता तो क्या करते हैं? तो ये पढ़िएगा, है ना, ये इस तरीके का प्लस तो लिखा है, ठीक है, बट अगर NOR पूछ रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे OR प्लस NOT है, OR प्लस NOT इक्वल्स टू NAND। और इन्वर्टर के बारे में भी पूछता है कि नॉट गेट है तो उसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी या इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट। जैसे हमने NAND और NOR पढ़ा, वैसे ही यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप किसको बोलेंगे? JK फ्लिप फ्लॉप को। तो JK फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, JK फ्लिप फ्लॉप इज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। 20 नंबर हो गया। तो बैलेंस पेपर है, ज़्यादा भारी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि 22 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड इज मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज इन सबर्बन सेक्शंस। मतलब सीधी सी बात है, SG कैटेगरी की बात हो रही है। इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टेशंस, तो SG में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड है, मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी के दायरे में किस किस स्टेशन कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो आपको ये वाला जो लेटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसको एक बार वापस गो थ्रू कीजिएगा। इसमें सब भी डिटेल्स दिए गए हैं कि किस में टेलीकम्युनिकेशंस को क्या क्या एसेट लगाने हैं, किस किस कैटेगरी में। तो पहले NSG का देख लेते हैं एक बार ढंग से। देखिए, यहाँ से ऊपर से उतरते जाइए, वेटिंग हॉल इंजीनियरिंग का है, चलने दीजिए।
लाइटिंग, फैंस आ गया, फुट ओवर ब्रिज हो गया, टाइम टेबल डिस्प्ले। अब ये टाइम टेबल डिस्प्ले हमारा नहीं है, इलेक्ट्रिकल का है, जो फ्लेक्स पैनल लगा के वो जो टाइम टेबल डिस्प्ले कराते हैं ना, तो वो टाइम टेबल डिस्प्ले हो गया। क्लॉक, अभी क्लॉक देखिए ये हमारा है, तो क्लॉक हमें हर एक स्टेशन पे लगाना है, चाहे वो एनएसजी का कोई भी कैटेगरी हो, 1 से लेकर 6 तक के बीच में सभी स्टेशन पे हम लोगों को क्लॉक लगाना मैंडेटरी है। इसलिए आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि चाहे छोटा हो बड़ा हो स्टेशन, अगर मीडियम स्केल का स्टेशन है, एनएसजी कैटेगरी में आता है, नॉन सबर्बन में छोटा भी है, तो भी एक डिजिटल जीपीएस क्लॉक हम लोगों को वहाँ लगाना मैंडेटरी है, लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम है एनएसजी के संदर्भ में, नॉन सबर्बन में चाहे छोटा हो बड़ा हो, ऑल टाइप ऑफ कैटेगरीज, एनएसजी 1 से लेकर एनएसजी 6 तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी स्टेशंस पे मैंडेटरी है। इसीलिए आप लोग देखना, अभी किसी भी स्टेशन पे हमने पीएस सिस्टम मैनुअली, भले कंप्यूटराइज नहीं हो, बट हमें मैनुअल ही सही वहाँ पर पीएस सिस्टम इंस्टॉल करना है। बट ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड के संदर्भ में देखिए क्या लिखा हुआ है 16 नंबर में, कि सिर्फ एनएसजी 1, 2 और 3, बस 3 ही तरह के एनएसजी कैटेगरीज को 1, 2, 3 को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड देना है। सिर्फ 3 ही कैटेगरीज को, एनएसजी 1, एनएसजी 2 एंड एनएसजी 3। तो क्वेश्चन इसी पर आता है, घड़ी पर आएगा, पीएस सिस्टम पर आएगा, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड पर आएगा। ये 3 ही कैटेगरी है, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए घड़ी और पीएस सिस्टम तो सब में ही है, वो तो याद करो ना करो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड है ये सिर्फ 3 तक जाएगा, एनएसजी 1, 2, 3। तो ये मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज एट नॉन सबर्बन स्टेशंस। तो ये 3 कैटेगरी हमारे 3 एसेट्स यहाँ हो गए। उसके बाद एसजी का देख लेते हैं, सबर्बन का क्या है। सबर्बन में हम लोगों को क्या क्या मिनिमम है जो लगाना ही लगाना है। तो क्लॉक तो सब में है, देखिए यहाँ भी 3 ही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। क्लॉक, अभी क्लॉक देखिए तीनों में है, एसजी 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, तो इसको भी याद रखिएगा, एसजी के सभी कैटेगरी में लगाने हैं। पीएस सिस्टम सभी में लगाना है, देखो ये भी कॉमन सी चीज़ है, सभी में लगाना है ना। एसजी 1, 2, 3 तीनों में लगाना है पीएस सिस्टम। और इंडिकेटर बोर्ड यहाँ तो सब में लगाना है, यानी अब एनएसजी 1, 2, 3 में लगा रहे थे, यहाँ पर एसजी 1, 2, 3 में भी लगेगा। मतलब यहाँ तो एसजी का तो 3 कैटेगरी, अगर 3 एसेट अगर याद रहे आपके पास में, क्लॉक, पीएस सिस्टम और इंडिकेटर बोर्ड्स, ये सबर्बन स्टेशंस के सभी कैटेगरीज, मतलब जितने भी सब कैटेगरी है 1, 2, 3 सब पर ही लगने हैं। तो बिल्कुल एक जिस्ट बना के याद कर लीजिए कि ये 3 एसेट्स हमारे सबर्बन कैटेगरी के सभी स्टेशन पे लगने ही लगने हैं। लेकिन अगर नॉन सबर्बन की बात करेंगे तो क्लॉक सभी पर लगेगा, एनएसजी 1 से लेकर एनएसजी 6 तक। जो पीएस सिस्टम है वो एनएसजी 1 से एनएसजी 6 तक सब पर लगेगा, लेकिन जो ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड है वो सिर्फ एनएसजी 1, 2, 3 पर ही लगेगा, है ना। अब हाल्ट ग्रुप का एक बार देख लो, हाल्टिंग पर भी हमारा कुछ है क्या। तो हाल्टिंग ग्रुप वाले में जो HG 1 एंड 2 एंड 3 जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ क्लॉक की बात की गई है, तो क्लॉक ही लगाने हैं, वो भी HG 1 पर लगाना है। तो ये एक थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है हमारे टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो, कि सिर्फ क्लॉक की ही यहाँ पे चर्चा हो रही है, ना तो पीएस सिस्टम की चर्चा हो रही है, ना तो इंडिकेटर बोर्ड की हो रही है। तो HG 1 पर सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक की फैसिलिटी हमें देनी है। तो अभी तक HG का क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, बट SG और NSG का क्वेश्चन हमने देखा है। NSG का तो ST में भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा साइड में कहीं एक जगह ये चीज़ लिख लेना, क्योंकि एसेट तो 3 ही है, क्लॉक है, पीएस सिस्टम है और इंडिकेटर बोर्ड है। NSG 1 में किसको देना है, SG में तो सबको ही देना है, SG में तो सारे को सारे को देना है, और HG में सिर्फ क्लॉक देना है, वो भी HG 1 को देना है, हाल्ट ग्रुप सब कैटेगरी 1 को देना है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे मिलते जुलते ना, आपका एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन पर आइए, अब हम लोग कर पाएंगे इसको। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड इज मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज इन सबअर्बन सेक्शन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा हमने कि क्लॉक, पीएस सिस्टम और इंडिकेटर बोर्ड हमें तीनों ही
कैटेगरी में देना अनिवार्य है, SG1, SG2, SG3। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन देखिए हमारा 21 छूट गया था उस टाइम में। स्मार्ट एंटीनास, स्मार्ट एंटीनास की कैटेगरी क्या होती है? हमारा जो एंटीना है ना 4 तरह का होता है। कैसा होता है दिखाएं? इस तरीके के होते हैं जो हमारे स्मार्ट एंटीना आजकल हम सब लोग जो ब्रॉडबैंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जितने भी सेलुलर कम्युनिकेशन जो LTE सिस्टम हमारे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हमने जो 4G 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये 4 तरह के एंटीनाज इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें भी मैक्सिमम जो मीमो है, MIMO, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। तो MIMO टाइप के एंटीना हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये 4 तरह के होते हैं, SISO, SIMO, MISO और MIMO। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो आजकल जो हम लोग ब्रॉडबैंड में जो राउटर वगैरह लगा रहे हैं उसमें देख रहे हैं ना, एंटीना 2-2 4-4 एंटीना रह रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारे एंटीना जो बीम फॉर्मेशन कर रहे हैं वो मीमो टाइप के एंटीनाज लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को कनेक्ट करने के लिए, मैक्सिमम पावर देने के लिए, कवरेज बढ़ाने के लिए। तो मीमो टाइप के एंटीना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। बट कैटेगरी चारों है, तो चारों ही स्मार्ट एंटीना के कैटेगरी में आते हैं, सीसो, सीमो, मिसो, मीमो। तो इस क्वेश्चन में पूछने का यही मतलब था कि स्मार्ट एंटीना कैन बी कैटेगराइज्ड एज, देखो सीमो भी दिया है, मीमो भी दिया है, मिसो भी दिया है, सीसो नहीं दिया है, बट उसको भी अगर होता तो वो भी इंक्लूडेड हो जाता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। स्मार्ट एंटीनाज के 4 कैटेगरी हैं, अब 3 जो दिए हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 23 नंबर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लोडिंग सेक्शन। लोडिंग सेक्शन कितना होगा 6 क्वाड केबल में? 2000 मीटर। 2000 होगा। देखो आंसर भी किसी ने टिक लगा रखा है। 2000 मीटर्स, 2 किलोमीटर हमारा लोडिंग सेक्शन होगा। पहले चलता था, अब तो हम लोग लोडिंग नहीं करते। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, द पर्पस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स इन टेलीकॉम केबल। किसको हटाने के लिए हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं? टू रिड्यूस द क्रॉसटॉक एरर, है ना। क्रॉसटॉक को हटाने के लिए हम लोग केबल में ट्विस्टिंग करते हैं। ओके, 25 नंबर देखो बहुत आसान है, यूटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। अनस्क्रीन्ड होगा, अनयूज्ड होगा, अनयूजुअल होगा या अनसील्डेड होगा। तो आंसर होगा हमारा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। 26 नंबर है, ये भी और आसान है, पहले भी पेपर में आ चुका है। टेलीकॉम केबल शैल बी लेड इन, कौन से पाइप्स में और कितने दूरी पर? ट्रैक्शन सब स्टेशन के दोनों तरफ, इधर साइड मतलब दोनों तरफ। तो 300 मीटर के आरसीसी पाइप में, मतलब आरसीसी पाइप का इस्तेमाल करना है और दोनों तरफ 300 मीटर की दूरी तक हम लोगों को उसको केबल को लेड करना है यूजिंग द आरसीसी पाइप, है ना। आरसीसी पाइप और 300 मीटर, ये बहुत ही पेट सवाल है, लगभग बहुत जगह आया है। पिछली बार के डीएसटी में भी, एलडीसी में आया हुआ है ये। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड्स एंड कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड। 2 तरह के जो बोर्ड की बात की जा रही है, उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से टाइप के एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। जो प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड्स हैं और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ के देखिए और बताइए जरा कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होता है। कुछ समझ में आ रहा है? यूनिकोड डिवाइस एड्रेसेस। कौन सा? यूनिकोड डिवाइस एड्रेसेस। नहीं, देखिए यहीं पर गलती होती है हम लोगों से। जब मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड लिखा रहता तो फिर वहां पर यूनिकास्ट या यूनिक डिवाइस एड्रेस हो सकता है,
लेकिन चूंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड मेंशन कर दिया है, तो कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड में हमेशा 2 आईडी होती हैं, एक मल्टीकास्ट आईडी होती है, एड्रेस होता है, और एक डिवाइस एड्रेस होता है, यानी उसको यूनिकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो जब कोच गाइडेंस का बोर्ड का जब जिक्र कर दिया, मतलब 2 आईडी तो आनी है, 2 एड्रेस तो आना ही है। अब प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड बच गया। अब प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि उसमें दोनों एड्रेस इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड में चूंकि वो किसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए उसमें भी मल्टीकास्ट एड्रेस मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जब वही प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड एंट्री एग्जिट गेट्स पर लग जाएंगे या पर कहीं वेटिंग हॉल में लग जाएंगे, तो वो स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें सभी स्टेशन प्लेटफॉर्म्स के डेटा आने चाहिए, ट्रेन्स के आने चाहिए, तो वो एक जनरल डिस्प्ले बोर्ड हो जाता है। सिंगल लाइन रहता है क्योंकि प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड भी सिंगल लाइन ही होता है, और वेटिंग हॉल में अगर आप बोर्ड लगाते हैं तो भी सिंगल लाइन ही होगा। लेकिन वेटिंग हॉल के जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो जनरल हो जाते हैं, वो सभी प्लेटफॉर्म्स के जो इंफॉर्मेशंस हैं वो शो करेंगे। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगल लाइन बोर्ड प्लेस्ड ऑन द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो फिर वहाँ पर मल्टीकास्ट एड्रेस और उस प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड का खुद का एक एड्रेस वहाँ पर प्रोग्राम कराई जाएगी या डिफाइन करवाया जाएगा। इसलिए पीडीबी है और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड हैं, दोनों किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं, उसमें मल्टीकास्ट और डिवाइस एड्रेस दोनों ही असाइन होंगे। बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये अप टू IPIS रिवीजन 4 तक के लिए क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ये है ना। तो वैलिड अप टू IPIS रिवीजन 4, ये हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। मल्टीकास्ट, डिवाइस एड्रेस, है ना। अभी नया वाला जो IP बेस्ड IPIS आएगा उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें जो एड्रेसेस दिए जा रहे हैं वो मल्टीकास्ट और डिवाइस एड्रेसेस किस तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये अप टू रिवीजन 4 तक के लिए बिल्कुल सही है। IP बेस्ड जो IPIS आ चुका है उसका एक बार IP प्लानिंग पढ़नी पड़ेगी, उसमें मल्टीकास्टिंग और किस तरीके से लैन बनाया है, VLAN बनाया है, उसके ऊपर फिर सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल मान के चलो कि IPIS रिवीजन 4 तक के लिए वैलिड है। जो नया आ चुका है IP बेस्ड IPIS, उसमें थोड़ा कहानी अलग है क्योंकि उसमें सारे बोर्ड ही IP बेस्ड है, चाहे वो प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड हो, चाहे कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड हो, मल्टी लाइन हो, सिंगल लाइन हो, इवन टीवी भी स्मार्ट टीवी होगी, उसके अंदर भी IP चलेगी। 28 नंबर है वर्ला SMF LA। SMF का क्या मतलब होता है? SMF पता है आप लोग? वर्ला का तो पता है, SMF का क्या होता है? सील्ड मेंटेनेंस फ्री, सील्ड मेंटेनेंस फ्री लीड एसिड बैटरीज, मतलब वर्ला ही है। वर्ला को हम लोग सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी बोलते हैं। तो SMF मतलब हो गया सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। शैल बी चार्ज्ड विथ, अभी इसमें पूछ रहा है कांस्टेंट वोल्टेज विथ वोल्टेज अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड तो होना ही नहीं चाहिए। कांस्टेंट वोल्टेज तो ठीक है, बट वो वोल्टेज रेगुलेशंस के साथ वाली फैसिलिटी हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर है वो है कांस्टेंट वोल्टेज विथ वोल्टेज रेगुलेशन। जो नेसेसरी वोल्टेज हमें चाहिए, जो सेटेड वोल्टेज है वही वहाँ पर हम लोगों को देनी है। तो ये क्वेश्चन इरीसेट के मॉडल से लिया गया है। वर्ला ऑब्लिक SMF LA बैटरी सेल बी चार्ज विथ कांस्टेंट वोल्टेज विथ वोल्टेज रेगुलेशन, ये शब्द भी वहाँ पर एडेड है। 29 नंबर है, बहुत सिंपल है। किसी भी एनालॉग फ़ोन पर जो हम लोग रिंगिंग वोल्टेज भेजते हैं वो 75 वोल्ट AC तो होता ही है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 25 हर्ट्ज की होती है। तो ये बहुत पेट सवाल है, आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस किया होगा इसका। डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम्स आर,
देखो ये डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम सार लिखा है चैनल एसोसिएट सिग्नलिंग सिस्टम, कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम जिसको हम लोग CCS बोलते हैं या SS7 बोलते हैं, या इंटीग्रेटेड चैनल सिग्नलिंग सिस्टम, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर अनफेयर है, क्योंकि जो CS है वो भी डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम है और जो कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम ये भी डिजिटल है। बट चूंकि यहाँ पर बेसिकली पूछने का जो तरीका है ना वो इसके संदर्भ में है, इरिसेट में भी यही दिया हुआ है, ऐसा ही ऑप्शन है, ऐसा ही सब कुछ है। तो जो CCS है हमारा, या इसको हम लोग SS7 बोलते हैं, ये हमारा डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम, इसको आप करेक्ट कर सकते हो जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से, है ना। कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम इज ए डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम। सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट थ्योरम में जो सैम्पलिंग रेट होती है वो डबल होनी चाहिए हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द मैसेज, यानी ओरिजिनल सिग्नल का जो हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी होगी, जो अवेलेबल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, उसके डबल रेट से हम लोगों को डबल से सैम्पलिंग करनी है। नाइक्विस्ट थ्योरम या सैम्पलिंग थ्योरम कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर आप ट्वाइस याद रखिएगा, और इसका एक फार्मूला जो चलता है हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, Fs इक्वल्स टू 2Fm, ये Fs इक्वल्स टू 2Fm। तो ये आपको इस तरीके का टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इस तरीके का भी सवाल आता रहता है। 32 है द टाइम पीरियड ऑफ सैम्पलिंग इन PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो सैम्पलिंग का जो टाइम पीरियड है वो 125 माइक्रोसेकंड होता है। जो हम लोगों का जो एग्जाम्पल है 32 स्लॉट्स एंड जो पढ़ते हैं फिलहाल 8000 सैंपल्स पर सेकंड वाला, यहाँ पर कैसे आता है ये टाइम पीरियड पता है? क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, Fs इक्वल्स टू 8000 सैंपल्स याद कर रहे हैं ना, 8000 साइकिल्स पर सेकेंड, 8000 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे हम लोग T पूछें टाइम पीरियड तो 1/Fs हो जाएगा। अब जब आप इसको इस तरीके से जब सॉल्व करोगे ना 1/8000 तो ये निकल के कितना आता है 125 माइक्रो सेकेंड निकल के आता है। जैसे हम लोगों पिछली बार भी देखा था हमने पिछले वाले एग्जाम पेपर सॉल्व करते समय में कि ये इस फार्मूला के हिसाब से जो हमारे जो सैम्पलिंग रेट है 8000 साइकिल्स पर सेकंड का, 8000 सैंपल्स पर सेकंड, उसके हिसाब से जो टाइम पीरियड है 1/Fs हो जाएगा 1/8000 125 माइक्रो सेकेंड। तो ये जो सवाल है ये पूछने का यही तरीका है, इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है। फिर 33 नंबर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सैंपल्स इनटू डिस्क्रीट फॉर्म। तो PCM जो हम लोग पढ़ते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, एनालॉग से डिजिटल जब बनाते हैं किसी सिग्नल को, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन कर रहे होते हैं, वहाँ पे 3-4 स्टेप्स होते हैं। उसमें से सैम्पलिंग भी होता है, क्वांटाइजेशन भी होता है, एनकोडिंग भी होता है। तो किस स्टेप में जो एनालॉग सैंपल जो है जिसको हम लोग पैम बोलते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस जो सिग्नल्स हैं पैम सिग्नल्स, वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन बोलेंगे। हाँ, तो ये जो फोटो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें यही जो पैम है, पैम सिग्नल्स, आफ्टर सैम्पलिंग जो सिग्नल हमारा क्रिएट हो रहा है उसको पैम बोलते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स। तो वो फिर क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइजेशन इस्तेमाल की जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसको हम लोग डिस्क्रीट वे में, डिस्क्रीट कंडीशंस में कन्वर्ट करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स में, डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं क्वांटाइजेशन के बाद। अब क्वांटाइजेशन में भी लीनियर है, नॉन लीनियर है, वो सब अलग अलग तरीके हैं स्टेप हाइट को एडजस्ट करने के लिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो पूछने का मेन ध्येय है वो है कि किस फेज में यानी किस स्टेप में जो पैम है यानी एनालॉग सैंपल्स जो हैं उसको हम लोग डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो है क्वांटाइजेशन प्रोसेस।
तो एक सीक्वेंस भी पूछता है। आप क्वेश्चन एक पर हम लोगों ने देखा है, शायद एसटी में या किसी में पूछा हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस उसमें सेलेक्ट करना था कि कैसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पीसीएम। तो उसमें फिल्टर, सैम्पलिंग, फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन, फिर एनकोडिंग, इस तरीके से 4 स्टेप्स बताने थे कि इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो पहले फिल्टरिंग होती है, फिर सैम्पलिंग होती है, फिर क्वांटाइजेशन होता है, उसके बाद एनकोडिंग होती है। तो फिल्टर, सैंपल, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग, ये 4 क्रम है ना। आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आई थिंक इसमें तो नहीं दिया हुआ है, बट स्टेप्स आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर भी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल अकॉर्डिंग टू द पीसीएम। ठीक है, मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, पहले फिल्टरिंग हो गई, फिल्टरिंग के बाद सैम्पलिंग हो गई, फिर सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन हो गया, क्वांटाइजेशन, उसके बाद एनकोडिंग। एनकोडिंग अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, उसमें से जो सुटेबल होगा वो जहाँ लगना होगा लगेगा। हमारे जनरली पीडीमैक्स वगैरह जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग HDB3 टाइप ऑफ एनकोडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेप है, फिल्टरिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग। इस तरीके का सीक्वेंस अगर पूछता हो तो ध्यान रखिएगा। 34 है द चैनल कैपेसिटी ऑफ E3। E3 मतलब हो गया क्या? E1 2 Mbps, E3 34 Mbps। कितना होगा? कितना E1? 16 E1 है ना। तो 16 इंटू 30 चैनल्स इक्वल्स टू 480। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दो 8 16, ठीक है। तो एक E1 में 30 चैनल, तो 16 E1 है, तो 16 इंटू 30 480। तो आपका आंसर हो गया 480 चैनल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिटर एंड वेंडर। जिटर और वेंडर का पिछले दिन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिटर हमेशा शॉर्ट टर्म वेरिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो वेंडर होता है वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिटर एंड वेंडर याद ही रखिएगा। जिटर शॉर्ट, वेंडर लॉन्ग, दोनों टाइम वेरिएशन को ही बताने के लिए है, नहीं वेरिएशंस को प्रेजेंट करने के लिए है, टाइम वेरिएशंस को। बट जिटर शॉर्ट वेरिएशंस के लिए, शॉर्ट टर्म वेरिएशन के लिए, और वेंडर लॉन्ग टर्म वेरिएशन के लिए हो गया। अब नोकिया सिस्टम रैक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इक्विपमेंट ओरिएंटेड है, बट यहाँ पे मैं बता दूं कि द नोकिया सिस्टम रैक कंसिस्ट ऑफ बोथ मल्टीप्लेक्सर एंड ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल यूनिट, दोनों वहां पर होता है। नोकिया के मक्स में ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। इन स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में क्या होगा, सही बताओ जरा। आप लोग पढ़े हो ना स्टेप इंडेक्स फाइबर। इनमें से सही जवाब कौन सा है 38 नंबर में? पढ़ के देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर, सही है? हाँ। डिक्रीजेस टू सम वैल्यू एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। यहां पर थोड़ा शब्दों का हेरफेर है ना। तो सही शब्दावली यह है कि जो क्लैडिंग इंटरफेस, जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, वहां पर सडनली डिक्रीज होता है। सडनली शब्द अगर इस्तेमाल करता ना तो फिर ऊपर वाला यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही होते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर में यही सबसे बड़ा वो है कि वहां पर सडनली डिक्रीज होता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से जो परफेक्ट आंसर है वो ये है ना। सडनली शब्द अगर इस्तेमाल कर देता है तो बी भी सही हो जाता है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर। इस क्वेश्चन में जो पूछने का जो उनका तरीका है उस हिसाब से ओनली यही वाला ऑप्शन सिर्फ सही है, 38 का ए। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए वापस जीएसएम का क्वेश्चन आ गया। द स्विचिंग पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द मोबाइल सर्विंग स्विचिंग सेंटर एमएससी। तो एमएससी बिहेव्स लाइक अन एक्सचेंज। जो एमएससी है एज लाइक जैसे हमारा पीबीएक्स है एक्सचेंज है, वैसे ही एमएससी होता है। तो जैसे एक्सचेंज में स्विचिंग फंक्शन होता है वैसे ही एमएससी में भी स्विचिंग फंक्शन होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा आंसर ट्रू होगा। यहाँ पे मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर में स्विचिंग फंक्शंस होते हैं। 40 नंबर है डुप्लेक्सर इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम एंटीना। तो डुप्लेक्सर का काम ही यही है, सेपरेटिंग करने का, ट्रांसमिशन और जो रिसेप्शन का जो फ्रीक्वेंसी है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करना, यही उसका काम है। इसलिए ये आंसर होगा ट्रू, है ना। डुप्लेक्सर्स में यानी हाफ डुप्लेक्स हो चाहे फुल डुप्लेक्सर्स हो, F1 F2 दो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती हैं। तो ट्रांस के लिए अलग, फ्रीक्वेंसी के लिए, रिसीविंग के लिए अलग, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज को वो सेपरेट नहीं करेगा। तो कैसे समझ में आएगा कौन सा ट्रांसमिशन के लिए है कौन सा रिसीविंग के लिए है। इसलिए ये डुप्लेक्सर में सेपरेशन का काम होता ही है दोनों फ्रीक्वेंसीज का। तो 40 का ए है ट्रू। ट्रेडिशनल नेटवर्क स्विच हम सब ने पढ़ा है, जो हमारा जो नॉर्मल स्विच इस्तेमाल होता है वो लेयर 2 में काम करता है, ठीक है। राउटर्स आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार हमने देखा है पूछा हुआ अलग अलग एग्जाम में कि राउटर्स आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। सबनेट मास्क यूज फॉर रेलनेट, ये भी एक याद रखिएगा। सबनेट मास्क जो है हम लोगों का ये है 255.255.0.0, ये याद रखिएगा। रेलनेट के लिए जो सबनेट मास्क इस्तेमाल हो रहा है वो 255.255.0.0 इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है वो 10 डॉट की सीरीज तो है बट /16 वाली है ना। तो /16 वाली इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए वहाँ का जो सबनेट मास्क है हमारा वो 255.255 वाला है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है रेलवे का वो /16 वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो /16 की वजह से ही हमारा जो एक्चुअल जो कहानी है वो कुछ इस तरीके का है कि हमारा सबनेट मास्क 255.55 वाला बन जाएगा ये, ओके। 44 नंबर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। सो यहाँ पे दो तीन तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले वाले में क्या दिया है, अल्टरनेटिव करंट्स इन द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वेव्स के बारे में बात कर रहा है, और ये अल्टरनेटिव करंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो छोड़ दो इसको। अ वेव कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब ही हो गया कि इलेक्ट्रिकल भी है और मैग्नेटिक भी है, दोनों फील्ड यहाँ पर उपस्थित हैं। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों ही 2 अलग अलग फील्ड आ रही हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आ रही हैं। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है सिर्फ यही एक आपको सही लगना चाहिए देखते ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात की जा रही है और दोनों फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। 45 नंबर है ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट्स TMS किट। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, सिग्नल लेवल्स एंड ट्रांसमिशन लॉस, यस वी टेस्ट फ्रॉम TMS किट। इंसर्शन लॉस टेस्ट करते हैं, हाँ टेस्ट करते हैं। रिटर्न लॉस टेस्ट करते हैं, हाँ वो भी टेस्ट करते हैं। इसलिए सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। ये मॉडल में है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन मॉडल में एज इट इज़ दिया हुआ है। ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट से रिलेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो मिलेगा। स्पेक्ट्रम एनालाइजर फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करता है और ऑक्सीलोस्कोप
अश्विन? टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम एनालाइजर, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ऑसिलोस्कोप, टाइम डोमेन। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम एनालाइजर इस्तेमाल करते हैं? तो कैरियर लेवल्स को टेस्ट करना होता है, हाँ कर सकते हैं। साइड बैंड्स एंड हार्मोनिक्स को टेस्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड चीज़ है, हाँ कर सकते हैं। फेज को टेस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये भी फेज नॉइजेस क्या है, जस्ट लाइक इन अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, तो वो फेज नॉइजेस भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि सभी लगभग फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड चीज़ें की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत आसान है। ओवरहेड लाइंस के बारे में पूछ रहा है कि वो क्यों नहीं है फिट टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स को चलाने में, किस एरिया में? आरई एरिया में। तो आरई एरिया में हम लोग ओवरहेड लाइंस क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? रीज़न इज सिंपल दैट इंटरफेरेंसेस ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय 25 kV वोल्टेज लाइन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से हम लोग इंडक्शन की वजह से ओवरहेड लाइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आरई एरिया के लिए फिट नहीं है। ठीक है। 48 नंबर बहुत ही सिंपल है। 0.9 mm कंडक्टर डायमीटर का जो ट्रांसमिशन लॉस है वो 0.63 है, बट अनलोडेड के केस में है ना, अनलोडेड नहीं लिखा हुआ है, बट हम लोग एज इट इज मानेंगे कि अनलोडेड के लिए ही पूछा गया है। 49 नंबर फिफ्थ क्वाड का कलर कोड पूछा हुआ है। OBBGS बॉस येलो आता है, तो येलो जिस ऑप्शन में होगा दिस वन विल द राइट आंसर, येलो। 50 नंबर फिर से वही आ गया क्वेश्चन। अब बताओ, आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। 50 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड्स आर मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज इन नॉन सबर्बन स्टेशंस, NSG है ना, NSG के बारे में कह रहा है। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरी में लगेगा? डी 1 2 3 3 1 2 3, वेरी गुड। देखो अब आपने पकड़ लिया इसको। और अगर SG पूछता तो, अगर सबर्बन सेक्शन पूछता तो SG1, SG2, SG3। हाँ, सबर्बन में सभी जगह लगेंगे और हाल्ट में तो लगेगा ही नहीं। तो यही तो पकड़ना है। और क्वेश्चन देखो इंडिकेटर बोर्ड पे ही आता है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंडिकेटर बोर्ड पर ही क्वेश्चन आया हुआ है एक जगह। तो ये अच्छा है, मतलब बढ़िया सवाल है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, क्योंकि रात भी हो रही है, तो देख लेते हैं जो भी आसान सा है। 51 क्या है? इम्पीडेंस रेशियो ऑफ मैचिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर ब्लॉक सर्किट्स इन अनलोडेड केबल। जब अनलोडेड कह दिया इसका मतलब कि 470 तो रहना ही है, और ब्लॉक सर्किट है इसका मतलब 1120 तो होगा। तो हमारा ये ऑप्शन सामने दिख रहा है, 470 इज टू 1120 ओम्स। क्रॉस टॉक कितने फ्रीक्वेंसी पे मेजर होता है भाई? आपसे भी पढ़ेगा और हमारी भी पढ़ेगा। नहीं भाई, कंफ्यूज ना करो। क्रॉस टॉक हमेशा 1000 साइकिल्स पर सेकेंड यानी 1000 हर्ट्ज पर ही होगा। और जो TMS यानी जो हम लोग ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट करेंगे वो 800 पर करेंगे, है ना। तो आप क्रॉस टॉक हमेशा 1000 साइकिल्स पर सेकेंड पर करिए, और जो ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट है DB लॉसेस वो आप 800 पर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्रॉस टॉक के लिए हमेशा हम लोग 1000 का इस्तेमाल करेंगे, 1000 हर्ट्ज का, 1 किलो हर्ट्ज का। और ट्रांसमिशन लॉस टेस्टिंग करनी होगी, TMS किट के थ्रू DB लॉसेस चेक करना होगा। VF सर्किट के लिए, वॉइस फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए तो 800 पर करेंगे। बस इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यही याद रखिए। 1000 मतलब क्रॉस टॉक, 800 मतलब नॉर्मल ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट। चलिए 53 नंबर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इम्पीडेंस मैचिंग मेथड में जो टर्मिनल स्ट्रिप होती हैं उनका नोमेनक्लेचर क्या रहता है? तो जाहिर सी बात है 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम और कॉमन, ये इम्पीडेंस मैचिंग में ही होता है। PA सिस्टम का सवाल है।
तो यस ट्रू हो गया। अगर वोल्टेज मैचिंग पूछता तो आपको वोल्टेज वाला बताना होता। अगर उसके साथ में ये क्वेश्चन भी पूछता कि LMT इज रिक्वायर्ड इन विच मैचिंग मेथड, तो क्या बताएंगे, इम्पीडेंस या वोल्टेज? लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर यानी LMT इज रिक्वायर्ड इन विच मेथड? मैचिंग टर्म। वोल्टेज मैचिंग टर्म। ठीक है, चलिए। और LMT जो होता है वो क्या होता है, स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? ओके, तो ये हो गया। चलिए अब एक दो क्वेश्चन 60 तक करके छोड़ देते हैं, है ना। चलिए, ये पैसेंजर एमिटीज को कौन डिसाइड करता है? रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो कैटेगरी रेलवे बोर्ड बनाता है तो पैसेंजर एमिटीज का डिसीजन भी वही लेता है, रेलवे बोर्ड ही लेता है। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स आर यूज्ड इन, अब ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। IP बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है एनालॉग बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम, बोथ एनालॉग एंड IP बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम, या ऑप्शन है D, A एंड C। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? क्यों B क्यों नहीं? तो दिया चाहिए सर, इंडिया से IP पे CCTV। एक चीज दिखाओ आपको, देखो एक डिवाइस है, उसको बोलते हैं वीडियो एनकोडर, है ना। वीडियो एनकोडर फॉर कैमरास एक डिवाइस है जिसका उपयोग करके आप एनालॉग कैमरा को भी DVR से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वन इज द डिवाइस। तो इस तरीके का ये तो ऑडियो वाला है, चलो कोई नहीं। एक इथरनेट वाला है इसमें कैमरा के लिए, कौन सा है, ये रहा, देखो इस तरीके का डिवाइस देख पा रहे होगे। ये वीडियो एनकोडर हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनालॉग कैमरा को, यानी जो एनालॉग है नॉन IP सिग्नल है उसको IP में कन्वर्ट करेगा, यानी इथरनेट में कन्वर्ट करेगा, और वो फिर फाइनली आपके NVR से कनेक्ट किया जा सकता है। तो एनालॉग को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं NVR से, बट विद दिस हेल्प ऑफ वीडियो एनकोडर। तो क्वेश्चन जो है, सर चला तो सकते हैं, बच्चा कैमरे को IP कैसे देंगे? IP देने की जरूरत क्या है, आप एनकोडर को IP दो ना, एनकोडर को ना इथरनेट से जोड़ना है ना। आपने इथरनेट टू E1 कन्वर्टर देखा है कभी? यस सर। हाँ, चलाते हैं ना वहाँ पे भी। यस सर। हाँ, तो सर्किट स्विचिंग से पैकेट स्विचिंग हम लोग जा ही रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ वीडियो एनकोडर्स वी कैन कनेक्ट एनालॉग CCTV सिस्टम कैमराज ऑल्सो विद द NVRs। तो यहाँ पर फिलहाल जो C ऑप्शन है ये आपका कंप्लीट ऑप्शन है। बोथ एनालॉग एंड IP बेस्ड CCTV सर्विलांस सिस्टम्स को हम लोग NVR के साथ यूज कर सकते हैं। अब ये D जो ऑप्शन है ना, ये भी सेम है, मतलब A एंड C जो है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अब जो इसमें आप ऑप्ट करना चाहो, बट हाँ हम लोगों के पास में एक मिनिमम कन्फ्यूज़न रहता है कि NVR को हम एनालॉग कैमरों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। हम उस नेटवर्किंग करके हम इनकोडर लगा के उसको NVR के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एनकोडर उसको ट्रांसमिट करेगा, एनकोडर उसको कंपैटिबल बनाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो 2-3 बार पूछा हुआ है, ST के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। द IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विथ। तो IVRS हम लोग जनरली दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो रिजर्वेशन संबंधी इंक्वायरी है या ट्रेन के टाइमिंग संबंधी इंक्वायरी है। तो इसलिए PRS और NTS के डेटाबेसेस के साथ में उसको इंटीग्रेट करके रखा जाता है, NTS और PRS के सर्वर के साथ में। तो IVRS में ये दोनों सर्वर की रिक्वायरमेंट रहती है। 57 नंबर है, द नंबर ऑफ LED डिस्प्ले बोर्ड्स कैन बी कनेक्टेड टू वन आउटपुट पोर्ट ऑफ PDCH। कितना होगा? 8 होगा। और अगर MDCH रहता तो
MDCH होता तो मैक्सिमम 4 डिवाइसेस, 4 बोर्ड्स, ठीक है। अपने डेटा रेट पढ़े आप लोग? RS-232 के लिए क्या है, बॉड रेट क्या है? 57.6 kbps, ठीक है। यानी RS-232 कहाँ इस्तेमाल होता है? CPU से MDCH के बीच में, CPU से MDCH के बीच में हम लोग RS-232 प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो बॉड रेट यानी जो हमारा जो डेटा रेट सिग्नल रेट रखेंगे वो 57.6 kbps रखेंगे, डेटा ट्रांसमिशन रेट। और जो RS-485 है यानी हमारा MDCH से PDCH, और कह सकते हो कि जो बोर्ड लेवल पे हमारा जो डेटा जा रहा है RS-485, वहाँ पर कितना करेंगे? 4.8 kbps। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोग एक बार इसको भी याद रखिएगा। अब RS-232 कहाँ इस्तेमाल होता है? CPU से MDCH के बीच में, वो हो गया 57.6 kbps। और MDCH से PDCH या MDCH से इंडिकेटर बोर्ड्स या PDCH से इंडिकेटर बोर्ड्स, जो भी RS-485 पे काम करते हैं वो 57.6 4.8 kbps पे काम करेंगे। अब आपका जब RS-232 है तो डिस्टेंस कितना मैनेज करोगे आप इससे? 15 मीटर। और RS-485 है तो कितना करेंगे? 1200 मीटर। 1200 मीटर। बस यही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसी में से कोई ना कोई आपसे पूछेंगे मिला जुला के। देखो बोर्ड में हमने एक पढ़ ही लिया कि कितने बोर्ड कनेक्ट होते हैं, तो MDCH से 8 बोर्ड, PDCH से 4 बोर्ड। RS-232 अगर कहीं पर स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है या इसको घुमा के पूछ देता है कि CPU से MDCH के बीच में, तो वहाँ पर 57.6 kbps का डेटा रेट रहेगा और 15 मीटर की दूरी रहेगी। और अगर RS-485 है यानी MDCH से PDCH, MDCH से इंडिकेटर बोर्ड्स या PDCH से इंडिकेटर बोर्ड, तो वहाँ पर 4.8 kbps और डिस्टेंस होगा 1200 मीटर। तो ये क्वेश्चन है। 58 जो क्वेश्चन है पावर सप्लाई से रिलेटेड है। लीड एसिड बैटरी है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं तो हमने पढ़ा है। जो लेड परऑक्साइड होता है, एक PbO2 होता है, एक प्लेट, एक होता है स्पॉन्ज लेड, और जो हमारा सॉल्यूशन है एसिड H2SO4 होगा। तो ये 3 हमारे बेसिक कंपोनेंट्स लेड एसिड बैटरी में होते हैं। ऑप्शन है ए, H2SO4, स्पॉन्ज लेड और PbO2, लेड परऑक्साइड। 59 में इन C/10 डिस्चार्ज रेट 10 इंडिकेट्स आवर, है ना, 10 इंडिकेट्स आवर। तो इससे निकल के क्या आएगा? C/10 के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा वो क्या आएगा? एम्पियर, है ना। MOB जो है बहुत अच्छा सवाल है। देखो GD ट्यूब का हमने लास्ट डे पढ़ा था, यहाँ पर MOB पूछा हुआ है, सर्ज सप्रेशर। तो यहाँ तक आपका हो गया, 10:30 हो गया। कंटिन्यू करें या आप कल करें? सर कल कीजिए आगे। सर एक 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर बताइए सर। ये क्रॉस टॉक के लिए है। अगर हम नियर एंड पे कर रहे हैं सर, तो क्रॉस टॉक मीटर लगाए हैं, मतलब एक पेयर पे मैंने आउटपुट दे दिया उसका, तो दूसरे क्रॉस टॉक मीटर से सर इनपुट लेते हैं, तो इसका क्या लेवल और कितना बताएगा जो केबल का सही रहेगा सर? नेक्स्ट जो बोलते हैं, चलो ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट के लिए हमारा जो रेटिंग है वो है -61 dB से बेटर देन -61 dB। और फैक्स्ट के लिए जो फार एंड क्रॉस टॉक है उसके लिए बेटर देन 65। ये तो नेक्स्ट -61 dB, कहीं 60 भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप 60 भी अगर ऑप्शन में होगा तो देख लेना।
बट नेक्स्ट के लिए बेटर देन -61 dB और फिक्स्ड के लिए फार एंड जो क्रॉस टॉक है उसके लिए बेटर देन -65 dB। यही पूछना चाह रहे थे? जी हाँ सर। हाँ, तो ये अच्छा किया आपने याद दिला दिया, ये इसके साथ ही डिस्कस करना चाहिए था। तो नेक्स्ट और फिक्स्ड का ये फर्म आता ही है। हमने तो देखा कि क्रॉस टॉक क्यों करते हैं, पहला सवाल तो ये। दूसरा, किस फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, 1000 साइकिल्स पे, 1000 फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। और तीसरा सवाल जो इससे मिलता जुलता आएगा वो यही आएगा कि नेक्स्ट और फिक्स्ड का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है, क्रॉस टॉक से रिलेटेड यही 3 क्वेश्चन आएंगे आपको सर। और एक पीसीएम में सर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्जन जो है, हाँ, आपने जो लिखे है सर, उसमें है कि फिल्टरिंग, सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग, एनकोडिंग के बाद एक लाइन कोडिंग भी आता है सर, क्या ये सही है? वही लाइन कोडिंग है, वही ये जो एनकोडिंग है ना, जी सर। हाँ ये लाइन कोडिंग है। इसको लाइन कोडिंग भी कुछ लिखा रहता है कहीं पे, दिख रहा है ये फोटो? जी हाँ सर। हाँ, तो ये ऊपर में जो दिखाया है कि देखिए एनालॉग सिग्नल आ रहा है तो उसका पहले फिल्टरिंग करते हैं लो पास फिल्टर से। अब फिल्टर में भी लो पास फिल्टर होता है क्योंकि हम लोग वहाँ पे वॉइस को लेके चल रहे हैं ना, वॉइस एनालॉग सिग्नल्स जो है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लो पास फिल्टर इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर हमारा ये सैम्पलिंग होता है, सैम्पलर इस्तेमाल होता है, फिर क्वांटाइजेशन होता है क्वांटाइजर के थ्रू, और एनकोडर होता है। और फिर जो चैनल है हमारा, या जो ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर जब हम भेजते हैं तो सूटेबल जो मेथड है उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे भेजते हैं। तो ये जो यही जो 4 ऑप्शंस है ना, ये आपको सीक्वेंस में पूछा जाएगा। यही 4 ऑप्शंस के बारे में जनरली क्वेश्चन हमने देखा है, आता है कि सही क्रम क्या है। सैम्पलिंग पहले कर देंगे, फिल्टरिंग बाद में कर देंगे, या क्वांटाइजेशन को सैम्पलिंग के पहले कर देंगे। तो मेन उनका पूछने का रीज़न यही होता है कि यही सेम पैरामीटर में चलेगा, है ना। आप जितना भी फोटो देखोगे, जितने भी इस तरीके से डिस्कशंस कहीं पर स्टेप का देखोगे ना, तो सब जगह वो आपको यही मिलेगा। नहीं, कुछ और आ गया। ठीक है।